सुनने वालों के उसी समंदर से एक पत्थर सीधा इंदिरा की नाक पर आकर लगता है। जब तलक इंदिरा संभलती, एक और पत्थर इंदिरा की नाक पर आकर लगता है। जब तलक इंदिरा झुकने की कोशिश करती, तब तलक तीसरा पत्थर किसी तीसरी दशा से। माने योगी आदित्यनाथ आज की सियासत में कितने प्रासंगिक हैं ये तो आप सभी जानते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए 1967 का वो लोकसभा चुनाव कितना प्रासंगिक है ये आप नहीं जानते होंगे। तड़के सुबह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर दरवाजा खोलता है। सामने अक्सर तकरीरों और तारीखों से बेहतर तारीख कोई बयां नहीं कर पाता है। हमारी पिछली कड़ी की दास्तान भी तो एक तारीख पे ही जा थमी थी, 9 जून 1962। और देखिए हमारी आज की दास्तान भी एक नई तारीख से ही शुरू हो रही है। तारीख 20 अक्टूबर 1962, जब आकाशवाणी पर एक खबर सुनाई देती है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर लेह से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूरे इलाके पर एक साथ हमला कर दिया है। फिर क्या होता है? ये एक तारीख नहीं, एक तकरीर बयां करेगी। तकरीर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू की अति रक्षात्मक युद्ध नीति के खिलाफ दी थी। दिनकर ने कहा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। फिर क्या होता है? ये एक और तकरीर नहीं, एक गीत बयां करेगा। गीत जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 के रोज नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था, जिसके एक एक लफ्ज सामने बैठे नेहरू के दिल को झंझोड़ उनकी आंखों से अश्क बाहर निकाल रहे थे। नेहरू की सीट के नीचे वाली सीट पे बैठे हुए लोगों को नेहरू की आंखों से टपकते हुए अश्कों की नमी महसूस हो रही थी, मगर ये नमी महज देश के प्रधानमंत्री की आंखों में नहीं थी, ये नमी हर हिंदुस्तानी के कलेजे में थी, जिस कलेजे में पराजय की क्षुब्धता तो थी, मगर अपने सैनिकों के अभूतपूर्व पराक्रम और कौशल के लिए गर्व के भाव भी थे। अब इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये एक और तकरीर बयां करती है। तकरीर जो 29 मई 1964 के रोज सदन के पटल पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। वाजपेयी ने कहा, आज भारत माता दुखी है, उसने अपना सबसे प्यारा सपूत खो दिया। आज मानवता क्षुब्ध है, उसने अपना सेवक खो दिया। शांति बेचैन है, उसने अपना संरक्षक खो दिया। नेता जा चुका है, सूरज डूब चुका है, अब हमें तारों के अंधेरे में रोशनी टटोलनी है। तब तलक भारत में बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शपथ तो दिलाई जा चुकी थी, मगर पूरे देश के भीतर बेचैनी और उद्विग्नता बस मानो एक ही सवाल पूछे जा रही थी, आफ्टर नेहरू हु, यानी नेहरू के बाद कौन? इस सवाल का जवाब मानो वाजपेयी ने अपनी उसी तकरीर में दे दिया था। अब हमें तारों की रोशनी में अपना रास्ता टटोलना है। और अटल की इस तकरीर के 10 दिनों के बाद हिंदुस्तान को अपना ध्रुव तारा मिल चुका था। जब 9 जून 1964 के रोज हिंदुस्तान की सत्ता के पटल पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, यकीनन इस तारे में शुचिता का ध्रुव प्रकाश था, जिस प्रकाश के आलोक तले हिंदुस्तान अपनी नई यात्रा शुरू करता है। मगर इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा? एक नई तारीख। तारीख 18 अगस्त 1965। तड़के सुबह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर दरवाजा खोलता है। सामने भारतीय सेना प्रमुख खड़े होते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री से आपातकालीन मुलाकात चाहते थे। शास्त्री ने सेना प्रमुख से मुलाकात की तो सेना प्रमुख ने शास्त्री को पाकिस्तानी सेना प्रमुख के ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में सूचना दी, जिसके तहत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ ये बयां करेगी एक तकरीर। तकरीर कहें या एक जवाब जो एक सवाल के बदले दिया गया था। सवाल जो पंडित लाल बहादुर शास्त्री से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे पूछा गया था कि आप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मुलाकात करने जा तो रहे हैं, मगर उनका कद तो 6 फुट का है और आपका कद 5 फुट का है, उनसे मुलाकात करेंगे कैसे? शास्त्री ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, यह युद्ध हमने जीता है, मैं सर उठा के बात करूंगा, वो युद्ध हारे हैं, उन्हें सर झुका के बात करनी होगी। कहानी का अगला मोड़ क्या होगा? वो मोड़ जो हिंदुस्तान का इतिहास मोड़ देने वाला था, वो मोड़
जो इस सवाल जवाब के महज 2 दिनों के बाद हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक देने वाला था। तारीख 11 जनवरी बरस 1966, जब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में भारत का लाल हम सबको छोड़कर चला गया। देश मानो दोबारा 2 बरस पुरानी उन्हीं परिस्थितियों में चला गया जहां प्रधानमंत्री की असामयिक मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया और देश भर के भीतर बेचैनी और उद्विग्नता के बादल घुमड़ घुमड़ कर एक ही सवाल पूछने लगे, आफ्टर शास्त्री हु, यानी शास्त्री के बाद कौन। इस सवाल का जवाब एक नई तारीख में छुपा था। तारीख 24 जनवरी बरस 1966, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह वो दौर हुआ करता था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लौह महिला नहीं हुआ करती थी। यह वो दौर हुआ करता था जब सहमी सकुची इंदिरा सदन के पटल पर तकरीर देने से भी डरा करती थी। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष एक रिपोर्ट में दर्ज करती हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर से संपर्क कर यह जानकारी जुटाई है कि उस दौर में जब जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सदन के पटल पर खड़े होकर अपनी तकरीर देनी होती थी, उसके पहले वो इतनी बेचैन हो जाती थी, इतनी डर जाती थी कि या तो उनका सर दर्द होने लगता था, या बीपी हाई हो जाता था, या कई दफा तो पेट भी खराब हो जाता था। ऐसा सागरिका घोष को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक ने सूचना दी है। और इंदिरा का यह हाल चौंकाने वाला नहीं था। इंदिरा ने ता जिंदगी अपने पिता की छाया में ही अपना जीवन गुजारा था। अचानक से सर के ऊपर से छत हट जाती है तो इंसान अपने ऊपर से भरोसा खोने लगता है। शायद इंदिरा की जिंदगी का यह वही कालखंड था जब देश के बड़े सियासतदार उन्हें गूंगी गुड़िया कह के बुलाते थे, मगर वो कहते हैं ना, जब जिम्मेदारी कंधों पे आती है तो कंधे अपने आप मजबूत हो जाते हैं। यही हुआ था इंदिरा के साथ। देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के पश्चात इंदिरा में अचानक से बदलाव देखने को मिलने लगा। वो गूंगी गुड़िया अचानक से मजबूत, प्रखर, प्रकष्ट नजर आने लगी, क्योंकि इंदिरा को ऐसा करना ही पड़ा। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 200 बरस की गुलामी का दंश झेलते मुल्क ने बीते 5 बरस में 2 युद्ध झेल लिए थे, जिन 2 युद्धों ने भारत की आर्थिकी की कमर तोड़ के रख दी थी। भारत की विकास दर जो 6 के करीब होनी चाहिए थी, वो महज 1.5 से 2 पे सिमट के रह गई थी। पूरे देश में अकाल सरीखे हालात थे। भूखमरी, बेरोजगारी जैसे हालातों के बीच जनता बेचैन हो सड़क पर उतरा करती थी। आए दिन देश भर में हड़तालों और बंदों के दौर ने मानो भारत की आर्थिकी पर पिछड़ेपन का ताला लगा दिया था। और समस्या महज आर्थिकी तक सीमित नहीं थी। लगातार कमजोर होती आर्थिकी के बीच बेचैन समाज कई दफा गलत रास्तों की ओर मुड़ जाता है। और शायद ऐसा ही हो रहा था उस वक्त के हिंदुस्तान के साथ, जहां एक और लोगों के पास पैसे नहीं थे, वहीं दूसरी ओर लोगों में धार्मिक विद्वेष था कि बढ़ता ही जा रहा था। आजादी के बाद राउरकेला और जबलपुर में सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे। पश्चिम बंगाल के भीतर नक्सलवाड़ी आंदोलन तेज हो चुका था, जिससे देश के भीतर नक्सलवाद की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर पूर्व में मिजो आंदोलन से लेकर नागालैंड में भारतीय संघ के खिलाफ हिंसक आंदोलन तेज हो चुके थे। हर ओर से मानो देश में समस्याएं ही समस्याएं थीं। और इन तमाम समस्याओं के बीच एक और समस्या ने हिंदुस्तान की दहलीज पर दस्तक दे दी थी। यह समस्या हिंदुस्तान से ज्यादा इंदिरा गांधी के लिए थी, क्योंकि यह समस्या अपने आप में एक तकरीर थी। तकरीर जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों के समक्ष दी थी, जिस तकरीर में कहा गया था कि चंद महीनों के भीतर दस्तक देने वाले हैं भारत के अगले यानी बरस 1967 के लोकसभा चुनाव। अब महज चंद महीने पहले देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी के समक्ष इतनी बड़ी चुनौती आ चुकी थी कि इस चुनौती से पार कैसे पाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि देश समस्याओं से ग्रस्त था। उन्हें प्रधानमंत्री बने महज 6 महीने हुए थे। देश के बड़े विपक्षी नेता लामबंद होकर उनके खिलाफ व्यूह रचना करने में जुटे हुए थे, क्योंकि देश के विपक्ष को ऐसा लग रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में हो रहे इस पहले चुनाव से बेहतर मौका उनके लिए कांग्रेस को अपदस्थ करने का हो ही नहीं सकता है, और वो भी तब जब गूंगी गुड़िया सत्ता पर बैठी हो। निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किसी अग्नि परीक्षा सरीखा था, मगर इंदिरा इस चुनौती से घबराई नहीं, डरी नहीं, कदम पीछे नहीं हटाए। पूरी मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए रणनीति बनाई। रणनीति के तहत अपने आप में बदलाव किए, बदलाव ऐसे कि हिंदुस्तान देखता रह गया।
जिस महिला को पूरा हिंदुस्तान कल तलक गूंगी गुड़िया कह रहा था, देखते ही देखते कब उसने अपने लफ्जों में ऐसी धार पैदा कर दी कि जिस धार से देखते ही देखते सत्ता पर काबिज होने के विपक्षी इरादे कब सियासी पटल पर धुआं नजर आने लगे, किसी को समझ ही ना आया। आज भी हिंदुस्तान याद करता है वो रैली तो नजरें कांप उठती हैं, सिहर उठता है बदन, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। सामने सुनने वालों का समंदर था, तभी अचानक एक पत्थर सीधा इंदिरा की नाक पर आकर लगता है। जब तलक इंदिरा संभलती, एक और पत्थर इंदिरा की नाक पर आकर लगता है। जब तलक इंदिरा झुकने की कोशिश करती, तब तलक तीसरा पत्थर किसी तीसरी दिशा से सीधा इंदिरा की नाक पर आके लगता है। इंदिरा की नाक लहूलुहान हो चुकी थी, बदन से रिश्ता लहू मंच पर लगे कपड़े को लाल कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मंच से टपकती हुई खून की बूंदें सामने खड़े हुए लोगों को साफ तौर से नजर आ रही थी। ये लहू इंदिरा का था। इंदिरा जानती थी उड़ीसा स्वतंत्र पार्टी का गढ़ है, ये हरकत स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। इंदिरा अपने आप को संभालती हैं। इंदिरा के निजी सुरक्षा कर्मी इंदिरा के पास आ इंदिरा को वापस लौट जाने की सलाह देते हैं, मगर इंदिरा उन तमाम लोगों को वापस कर देती हैं। अपनी रुमाल से नाक पर बहते हुए खून को पोंछती हैं। एक हाथ से रुमाल नाक पे लगाए रहती हैं, जो रुमाल देखते ही देखते लाल हो चुका था, मगर इंदिरा अपने बोलने के इरादे से पीछे नहीं हटने वाली थी। इंदिरा ने बोलना शुरू किया, ऐसे लोगों को देंगे आप वोट? ये मेरा अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है। मैं देश की प्रधानमंत्री हूं, देश की नेता हूं। जो लोग देश का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों को वोट देंगे आप? इंदिरा की जबान से निकले एक एक हर्फ मानो हिंदुस्तानियों के दिल में अपनी नई नेता के लिए जगह बनाते जा रहे थे। अगला रोज हिंदुस्तान के हर अखबार में खून से लहूलुहान इंदिरा की तस्वीरें चस्पा थी, जिन तस्वीरों को देख मानो एक झटके में हिंदुस्तान का हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक तस्वीर काफी होती है चुनाव का माहौल बदलने के लिए। यह अगर समझना है तो 1967 के इन लोकसभा चुनावों की दहलीज पर जाकर अपनी नजर से निहार लीजिएगा। चूंकि यह चुनाव इंदिरा के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था, देश भर के तमाम बड़े विपक्षी नेता पूरी ताकत जुटाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर कीमत पर एकजुट होने को तैयार थे। और इंदिरा विपक्षियों को छोड़िए, अपनी खुद की पार्टी के भीतर भी अपनी जगह को लेकर लड़ाई लड़ रही थी। मोरारजी देसाई सरीखे कई बड़े कद्दावर नेता इंदिरा के खिलाफ थे, मगर यह जानते हुए इंदिरा इन चुनावों को फ्रंट फुट से लीड कर रही थी, ड्राइविंग सीट पर बैठ के लीड कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मतदान की तारीखें करीब आती हैं। इस दफा का मतदान अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली दफा हिंदुस्तान के मतदाताओं की गिनती 25 करोड़ को पार कर चुकी थी। बरस 1963 में हुए परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों का आंकड़ा 523 पहुंच चुका था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में हो रहे इस पहले चुनाव में मत प्रतिशत ने भी एक नया कीर्तिमान रचा था, जब 61% मत प्रतिशत के साथ यह भारतीय इतिहास के सर्वाधिक मत प्रतिशत हासिल करने वाले चुनाव के तौर पर अंकित हुआ था। अब जब मतदान हो गया तो समूचा हिंदुस्तान अपनी सांसें थाम इस ऐतिहासिक चुनाव के नतीजों का इंतजार करने लगा। और आखिरकार समूचे हिंदुस्तान के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इंदिरा गांधी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो रोज आया जिस रोज हिंदुस्तान के चुनावी नतीजों का ऐलान किया गया। क्या था चुनावी नतीजों में? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, इन चुनावों में कांग्रेस को 78 सीटों का नुकसान हुआ था। जो कांग्रेस 1962 के लोकसभा चुनावों में 361 सीटें जीती थी, उस कांग्रेस को 1967 के लोकसभा चुनावों में महज 283 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। यानी स्पष्ट रूप से देश के सियासी पटल से नेहरू के एकाधिकारवाद की समाप्ति की उद्घोषणा हो चुकी थी। कांग्रेस के वर्चस्व को नई चुनौती मिल चुकी थी। जो चुनौती किन चेहरों की ओर से दी जा रही थी, ये भी बताते हैं 1967 के लोकसभा चुनावों के नतीजे, जिन नतीजों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी, जिसने कुल 44 सीटें अपने नाम दर्ज और 4 सूबों में कांग्रेस को सीधे सीधे पटखनी भी दी थी। तीसरे नंबर पर आई थी भारतीय जनसंघ, जिसने 35 सीटें अपने खाते में जोड़ी थी। मगर अगर इन आंकड़ों को महज 35 की नजर से देखेंगे तो ये आपको कम नजर आएंगे।
मगर अगर इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको जनसंघ का बढ़ता रकबा साफ तौर से नजर आ जाएगा। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 2 सीटें मिली थी, फिर 57 में 4, फिर 62 में 14 और फिर 67 में 35। 2, 4, 14, 35 स्पष्ट रूप से जनसंघ का बढ़ता जनाधार साफ तौर से नजर आ रहा था। मगर इन चुनावी नतीजों के ऐसे रोचक फलसफे यही नहीं थमने वाले। जैसे कैसा लगेगा आपको यह जानकर कि 1967 के इन लोकसभा चुनावों का योगी आदित्यनाथ की जिंदगी से कितना बड़ा कनेक्शन है। माने योगी आदित्यनाथ आज की सियासत में कितने प्रासंगिक हैं ये तो आप सभी जानते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए 1967 का वो लोकसभा चुनाव कितना प्रासंगिक है ये आप नहीं जानते होंगे। ये 1967 के ही लोकसभा चुनाव थे जिसने योगी आदित्यनाथ के लिए सियासत के इस पथ का उद्गम किया था, क्योंकि ये वही लोकसभा चुनाव था जब पहली दफा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर कोई भगवाधारी मठाधीश जनमत का प्रतिनिधित्व करता हुआ देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर पहुंचा था। नाम था महंत दिग्विजयनाथ, यानी योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु, जिन्होंने बरस 1967 के ही लोकसभा चुनाव में गोरखपुर की ही लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी न सिर्फ चुनावों में जीत दर्ज की बल्कि गोरखनाथ पीठ के सियासी पटल पर चमकने का शंखनाद भी कर दिया था। अगर उस रोज महंत दिग्विजयनाथ ने सक्रिय सियासत में उतरने का फैसला न लिया होता तो गोरक्षनाथ पीठ की यह रवायत ही न बनती कि गोरक्ष पीठाधीश्वर जनमत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजपथ पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का सियासी मुस्तकबिल आज कहां होता यह आप सभी भली भांति समझ सकते हैं। वैसे इन चुनावों का एक सिरा गोरखपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर उत्तर में घाघरा पार बलरामपुर की धरती से भी बंधा था, जिस धरती ने 1962 के लोकसभा चुनावों में समूचे हिंदुस्तान का ध्यान खींच लिया था। इस दफा ध्यान उतना नहीं था क्योंकि इस दफा उस सियासी जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू मैदान में नहीं थे, मगर जमीन पर 2-2 हाथ तो हो ही रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और सुभद्रा जोशी के बीच एक दफा फिर। मगर नतीजे नहीं आने वाले थे एक दफा फिर वही जो 1962 में आए थे, क्योंकि उन नतीजों के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो अब थी नहीं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के करिश्मे की अनुपस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने सुभद्रा जोशी को करीब 50,000 से भी ज्यादा वोटों से पराजित किया। और ऐसा नहीं था कि सदन के भीतर दाखिला सुनिश्चित कराने वाले विपक्षी चेहरों में वाजपेयी ही सबसे बड़े चेहरे थे। नई बनी कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी सदन के भीतर पहुंच चुके थे। इन चुनावों में आचार्य जेबी कृपलानी को भी जीत मिली थी। नॉर्थ बंबई सीट से जीतकर जायंट किलर जॉर्ज फर्नांडिस भी सदन के भीतर अपना दाखिला सुनिश्चित करा चुके थे। माने देश के तमाम बड़े विपक्षी चेहरे जो अब तक सदन के भीतर अपनी जगह नहीं बना सके थे, उन्होंने इन चुनावों में जीत दर्ज कर सदन के भीतर अपनी जगह पक्की की। यानी स्पष्ट था देश के भीतर विपक्ष की जड़ें और गहरी हुई और कांग्रेस के एकाधिकारवाद को चुनौती मिली। मगर इन चुनावों के फलसफे महज लोकसभा तक सीमित नहीं थे, क्योंकि 1967 के चुनाव वो आखिरी चुनाव थे जिन चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ मतदान हुआ था। तो लोकसभा के तो हाल हमने आपको बता दिए, विधानसभा के क्या हश्र थे। तो जवाब है कांग्रेस के एकाधिकारवाद को चुनौती महज लोकसभा के स्तर पर नहीं मिली थी, बल्कि लोकसभा से भी गंभीर चुनौती विधानसभाओं के स्तर पर मिली थी, जहां तकरीबन 8 सूबे कांग्रेस के हाथ से फिसल चुके थे। फिर चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे सम्मिलित सरकारों के प्रयोग के चलते कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने वाले सूबे हों, मगर देश के 8 बड़े सूबों में कांग्रेस की सरकार ना होना स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा था कि जमीन पर कांग्रेस के लिए हालात बदल रहे हैं, सियासत पैनी होती जा रही है, सियासत में मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में यह सियासत कैसी करवट लेने वाली है, इसको लेकर उत्सुकता महज जनता के मानस में नहीं थी, बल्कि देश की सत्ता पर विराजमान नेताओं के मानस में भी यह सवाल बिजली बनकर कौंध रहे थे कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत किस ओर पलटा खाने वाली है। क्योंकि निश्चित रूप से 1967 के लोकसभा चुनावों ने देश की बदलती सियासत की पहली तस्वीर हिंदुस्तान की जनता के सामने रख दी थी। तो आखिरकार यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की दास्तान। फिर मिलेंगे किसी नए चुनाव के साथ, किसी नई दास्तान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।